और भाई लोग क्या हाल चाल है यार? बढ़िया है। मजे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बस हो गया। लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में। शायद लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सक्सेशन खत्म कर दिया था बेटा। सक्सेशन की एनसीईआरटी पढ़ी थी। घर जाके अगर आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा सा फेमिलियर लगा होगा कि भैया ये आती सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था बेटा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। और इंटरेक्शन मैंने आपको दो तरह के बताए थे बेटा। एक बताया था पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक बताया था नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन मैंने आपको बता दिया था ऐसा जिसमें कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को या किसी एक स्पीशीज को फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। नेगेटिव इंटरेक्शंस वो होते हैं जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को या किसी एक स्पीशीज को नुकसान होना जरूरी है, भले ही दूसरे का फायदा हो जाए। तो पॉजिटिव के अंदर क्या प्लस प्लस इंटरेक्शन आ सकता है, प्लस जीरो आ सकता है, प्लस माइनस नहीं आ सकता क्योंकि किसी भी स्पीशीज को नुकसान नहीं होता। नेगेटिव इंटरेक्शन को आपकी एनसीईआरटी ने डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन भी कहा है। और इस इंटरेक्शन में क्या हम प्लस माइनस ले सकते हैं बेटा? माइनस जीरो ले सकते हैं, माइनस माइनस ले सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात करें तो हम लोग तीन तरह के पॉजिटिव इंटरेक्शंस पढ़ेंगे बेटा, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन। कमेंसलिज्म मैंने आपको बता दिया था कि प्लस जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें एक का फायदा होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। प्रोटोकॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म मैंने बताया था दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं, लेकिन प्रोटोकॉपरेशन इज अ नॉन ऑब्लिगेट इंटरेक्शन। कैसा बेटा? मतलब दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा तो होता है बट दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी नहीं है। दोनों में इंडिपेंडेंट सर्वाइवल भी पाया जा सकता है। म्यूचुअलिज्म में आपको बता दिया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्लिगेट इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज का हमेशा साथ में रहना जरूरी है। नेगेटिव इंटरेक्शन भी आपको तीन तरह के बताए थे। पहला बताया था एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में एक स्पीशीज को फायदा दूसरे को नुकसान। लेकिन ये दो तरह का हो सकता है, या तो होगा प्रिडेशन या फिर होगा पैरासिटिज्म। प्रिडेशन मैंने आपको बता दिया था कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, लेकिन इंटरेक्शन इज कैच किल एंड ईट। कैसा बेटा? एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को पकड़कर मारकर खा जाती है, उसको हम लोग प्रिडेशन कहते हैं। पैरासिटिज्म में स्पीशीज दूसरी स्पीशीज का किलिंग नहीं करती है लेकिन उस पर रहने और खाने के लिए डिपेंडेंट होती है। अगली बात की थी अमेंसलिज्म जिसमें माइनस जीरो इंटरेक्शन है, एक को नुकसान होता है दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। और कंपटीशन में माइनस माइनस इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है। यहाँ तक की सारी बात बता दी थी बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म मैंने आपको बताया था कि इट इज अ प्लस जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन है बेटा? जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक। जितने भी इंटरेक्शंस बेटा हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे इंटरेक्शन एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आज तक एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आया है, इसलिए एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर बच्चों? अगर हम कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स की बात करें तो कमेंसलिज्म का पहला एग्जांपल हम बताते हैं लियानास। क्या बताते हैं बेटा? लियानास। लियानास को हम वुडी वाइन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? वुडी वाइन्स। यहाँ पर वाइन्स का मतलब होता है बेटा क्लाइंबर हैबिट वाले प्लांट्स। कौन सा हैबिट बच्चों? क्लाइंबर हैबिट वाले प्लांट। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेल जिसको हम लोग कहते हैं। जो क्लाइंबिंग हैबिट शो करते हैं उनको हम लोग वाइन्स कहते हैं। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका स्टेम कैसा होता है? वुडी स्टेम। मतलब वुडी स्टेम है लेकिन हैबिट कैसा है? क्लाइंबर हैबिट। कौन है बेटा वो? लियानास। लियानास के बारे में आपको याद रखना है कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ की स्पेशलिटी बेटा? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पेशलिटी है। मतलब आपको मेनली ये एबंडेंस में कहाँ मिलेंगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगी। राइट बच्चे? सेकेंडली आपको याद रखना है कि लियानास आर रूटेड इन सॉइल।
लियानास आर रूटेड इन सॉइल, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होती है, सॉइल से। अब जैसे ही ये बात कहते हैं वैसे ही कुछ चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमने कहा कहाँ की बात हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोग डेंस फॉरेस्ट बताते हैं जहां पर कैनोपीड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कैनोपीड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है सरफेस पर लाइट इज लिमिटिंग बेटा। लाइट लिमिटिंग होने की वजह से जब ये सॉइल में से इमर्ज आउट होते हैं तो लाइट ना मिलने के कारण इन्होंने अडेप्ट किया है एज अ क्लाइंबर हैबिट, और ये उस प्लांट जो कि इनके नियर बाय होता है उसके स्टेम और ब्रांचेस को यूज करके ऊपर तक पहुंचते हैं, और जहां पर लाइट की सुटेबल अवेलेबिलिटी होती है वहां पर लीव्स की अबंडेंस या डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। इसका मतलब अगर इसको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करें तो ये दिखेगा कैसा, ये मान लेते हैं फॉरेस्ट फ्लोर है बेटा, और ये यहाँ पर कोई एक ट्री ग्रो कर रहा है। ये ट्री का कैनोपी स्ट्रक्चर है, उस ट्री के जस्ट नीचे यहाँ पर कहीं एक लियाना डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर रूट्स हैं और ये इमर्ज आउट हुआ। जैसे ये इमर्ज आउट होगा, कैनोपी स्ट्रक्चर होने की वजह से लाइट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ये इस ट्री के स्टेम को और ब्रांचेस को यूज करके जहां पर लाइट की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी उस जगह पर अपनी लीव्स की मैक्सिमम नंबर को ग्रो करवाएगा। क्या यहाँ पर ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन सॉइल से कर रहा है बेटा, क्या फोटोसिंथेसिस करके खुद फूड बना रहा है? इसका मतलब क्या ये उस इस होस्ट प्लांट से किसी भी तरह का न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लियानास आर न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। कैसे हैं बेटा, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, मतलब इस पेड़ पर ग्रो करने के लिए इस पेड़ से किसी भी तरह का न्यूट्रिशन गेन नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली ये इस पेड़ को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब दिस होस्ट ट्री इज अनअफेक्टेड, ये होस्ट ट्री कैसा बेटा, अनअफेक्टेड। लेकिन क्या लियानास को लाइट की अवेलेबिलिटी के लिए ये वाला ट्री एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है? देयरफॉर यहाँ पर इसको हो रहा है फायदा। एक स्पीशीज को अनअफेक्टेड है, दूसरी स्पीशीज को फायदा है। कैसा इंटरेक्शन है, ध्यान रखना है, लियानास शो अ कमेंसल इंटरेक्शन विद द होस्ट स्पीशीज व्हिच दे यूज एज अ सपोर्ट। किसकी तरह यूज करते हैं, सपोर्ट की तरह यूज करते हैं, वो कहलाता है कमेंसल इंटरेक्शन। यहां तक की कहानी क्लियर बेटा? दो एग्जांपल्स आपको मेनली याद रखने हैं, एक तो है बोहिनिया और एक है टीनोस्पोरा। कौन कौन सा बेटा, बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा। नेक्स्ट अगले एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल इज एपीफाइट्स। अगला एग्जांपल क्या है बच्चों, एपीफाइट्स। अब लियानास और एपीफाइट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? एपी का मतलब हो गया ऊपर और फाइट का मतलब हो गया प्लांट, मतलब किसी एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट का ग्रो करना। बोले सर यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए भैया ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर बेटा? एपीफाइट्स आर एक्चुअली प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लांट्स। ठीक है बच्चे, अगर हम एपीफाइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री या मैंगो ब्रांच। ठीक है बच्चे, ऑर्किड ऑन मैंगो ब्रांच इज अ टाइप ऑफ एपीफाइट। अब अगर हम इस एपीफाइटिक इंट्रैक्शन की बात करें तो इस एपीफाइटिक इंट्रैक्शन में ये मान लेते हैं मैंगो ट्री है बेटा, इस मैंगो ट्री का कैनोपी स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पर आपने कई बार अगर किसी फॉरेस्टेड इकोसिस्टम में गए हैं तो यहाँ पर देखा होगा कि कई बार इन पेड़ों के ऊपर कई सारी वाइन्स ग्रो कर रही होती हैं, बेल या लताएं ग्रो कर रही होती हैं। ठीक, ये जो बेल ग्रो कर रही है ये यूजुअली ऑर्किड्स की होती है। ये ऑर्किड्स जो हैं लीव्स का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। बात आती है कि सर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात कैसे आएगी, वाटर मिनरल को मिलेगा कैसे? ये जो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं उसमें इनके पास पाए जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्या पाई जाती है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इनके पास पाई जाती है। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इसका मतलब इनमें प्रेजेंट है वेलामेंट टिश्यू बेटा, एंड वेलामेंट टिश्यू इज एक्चुअली अ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। क्या है बेटा, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। किस में हेल्प कर रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ
एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ये हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी से वाटर को एब्सॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करके खुद फूड बनाता है। बात आती है कि सर यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे होगी? अगर आपने कभी देखा हो, हम जब नानी घर जाते हैं या कोई भी गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पर गर्मी की छुट्टियों में हमारा 1/4 समय आम के पेड़ पर ही बीतता है। अगर आपने बचपन में इस प्रकार के खेल खेले होंगे तो ठीक। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इस जगह पर ही हम 2-3 लोग आराम से बैठक जमा सकते हैं, ठीक। फॉरेस्ट में होता क्या है बेटा, यहाँ से जो लीव्स वगैरह गिरती हैं वो लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स एक्यूमुलेट होते हैं और लॉन्ग टर्म में ये डिकम्पोज होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन? ह्यूमस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या कह लीजिए इट इज द न्यूट्रिएंट सोर्स। अगर ह्यूमस यहाँ एक्यूमुलेटेड है तो क्या ये इस ह्यूमस से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या मिनरल अवेलेबिलिटी को पूरा कर सकते हैं बेटा? मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लीव्स कर पा रही हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से हो रहा है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एक्यूमुलेटेड ह्यूमस से हो रहा है। देयरफॉर क्या ये ऑर्किड्स न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है बच्चों? यहाँ पर ऑर्किड्स को रहने की जगह मिल रही है, लेकिन इस मैंगो को इनसे कोई फायदा, कोई नुकसान, किसी भी तरह का फायदा या नुकसान होता नजर नहीं आता। इसलिए एपिफाइटिक इंटरेक्शन इज एक्चुअली अ कमेंसल इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन है ये? इंटरेक्शन में किस में आएगा? कमेंसलिज्म में। आपको सारे एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किस में जा रहा है, राइट बच्चे। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा तीसरे तरह के एग्जाम्पल, दैट इज एपिजोन्स। क्या बच्चों? एपिजोन्स। यार एपीफाइट्स मैंने आपको भी बताया। एपीफाइट, फाइट बोले तो प्लांट, एपी मतलब ऊपर, प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा दूसरा प्लांट। एपिजोन्स एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हुए पाए जाते हैं आर नोन एज एपिजोन्स। हम जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो एक्चुअल में एनिमल ग्रोइंग ऑन एनिमल की बात करेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गई बात किसके बारे में? एपिजोन्स के बारे में। एपिजोन्स का सबसे पहला एग्जांपल बार्नेकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल। बार्नेकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल, ये क्या है बेटा? एक तरह का एपिजोन है। अब बात आती है कि बार्निकल क्या है। 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको हर समय याद होने चाहिए। अगर हम बार्निकल्स की बात करते हैं तो बार्निकल्स हैं क्या? बार्निकल्स आर एक्चुअली क्रस्टेशियंस। बार्निकल्स एक्चुअल में क्या है बच्चों? क्रस्टेशियंस हैं विच आर फाउंड ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। ये तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें बता रहे हैं, ठीक। आपने अगर टीवी वगैरह में शार्क और व्हेल देखा हो, शार्क की जो अपर और लोअर सरफेस होती है वो स्मूथ एंड शाइनिंग होती है, लेकिन वेल्स की जो सरफेसेस है उसमें जो लोअर सरफेस है वो तो स्मूथ एंड शाइनिंग होती है, लेकिन जो अपर सरफेस है वो एक तो डार्क कलर की होती है और वो कई बार उस पर एनसर्कल्ड स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पॉटेड टाइप ऑफ वहां पर स्ट्रक्चर नजर आता है। कई बार आपने अगर नजदीक से भी उसको देखा हो या कहीं किसी वीडियो में देखा हो तो उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई फफोले से पड़े हुए हैं। वो जो फफोले जैसा नजर आता है वो किसी भी तरह का घाव नहीं है, वो एक्चुअल में द कॉलोनीज ऑफ बार्निकल्स जो कि कहाँ ग्रो कर रही है? वेल की अपर सरफेस पर ग्रो कर रही है। अब बात आती है कि बार्निकल है क्या? क्रस्टेशियन। बार्निकल्स आर नॉर्मली फाउंड ग्रोइंग ऑन रॉक्स ऑफ सी शोर। कहां पर ग्रो करते हुए पाए जाते हैं? रॉक्स ऑफ सी शोर पर ये ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। समंदर के किनारे जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर बार्निकल्स की कॉलोनीज ग्रो करती हुई पाई जाएगी, ठीक। अगली चीज, ये जो बार्निकल्स होते हैं इनकी जो कॉलोनीज होती हैं दे आर सेसाइल। कैसी होती हैं? टर्म सुना है आपने कभी? एक तो होते हैं मोटाइल और एक होते हैं सेसाइल। इनकी जो कॉलोनीज है एडल्ट कॉलोनीज वो कैसी होती हैं? सेसाइल, ठीक। अब समंदर के किनारे पर जो रॉक्स पड़ी होती हैं, आपने अगर टीवी वगैरह में या रियल में कभी देखा हो तो समंदर के किनारे पर जो रॉक्स पड़ी होती हैं क्या हाई टाइड होने पर वो पानी में डूब जाती है?
और लो टाइड होने पर फिर से बाहर एक्सपोज हो जाती है। मतलब क्या आप इन रॉक्स को देखकर बता सकते हो कि हाई टाइड है या लो टाइड है? अगर हाई टाइड की कंडीशन है तो कैसे पता लगेगा? रॉक्स विल बी सबमर्ज्ड विद इन द वाटर। अगर वो पूछ रहा है कि लो टाइड की कंडीशन है, कैसे पता लगेगा? दे विल बी एक्सपोज्ड आउट ऑफ द वाटर। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब वो जो रॉक्स है, उन रॉक्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि कंडीशन हाई टाइड की है या लो टाइड की है। ऐसे एरियाज जिनको देखकर आप बता सकते हो कि हाई टाइड है या लो टाइड है आर नोन एज इंटर टाइडल एरिया। क्या कहलाते हैं? आगे जाकर अभी जब हम प्रिडेशन और कंपटीशन पढ़ेंगे, दोनों जगह पर एनसीईआरटी ने इंटरटाइडल एरिया के बारे में बात की है। तो इंटरटाइडल एरिया है क्या? समंदर के किनारे वाला वह एरिया जिसको देखकर आप ये बता सकते हो कि कंडीशन हाई टाइड की है या लो टाइड की है। रॉक्स को देखकर बता पा रहे हो तो इसको एनसीईआरटी कह रही है रॉकी इंटरटाइडल एरियाज। क्या कहते हैं बेटा इसको? रॉकी इंटरटाइडल एरियाज। मैंने यहाँ पर कहा है कि बार्निकल्स आर क्रस्टेशियन व्हिच ग्रो ऑन द रॉक्स ऑफ सी शोर। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि दे ग्रो इन द इंटरटाइडल एरिया। कहाँ ग्रो करते हैं? इनकी जो कॉलोनीज ग्रोन होती है वो होती है सेसाइल। मतलब एक बार एडल्ट स्टेज में पहुंचने के बाद ये हो जाते हैं सेसाइल। अब हाई टाइड की कंडीशन और लो टाइड की कंडीशन में दोनों में इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है? अगर कंडीशन लो टाइड की है तो लो टाइड की कंडीशन होने की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी तो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो समय के साथ साथ इनका डेसिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डेसिकेशन का मतलब है ये समय के साथ सूख सकती है। सेकेंडली, अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी बेटा, क्योंकि वाटर करंट के साथ जो फूड आएगा ये उसी के ऊपर फीड कर सकते हैं एज दे आर नॉन मोटाइल। अरे बोलो यार। ठीक। नॉन मोटाइल होने की वजह से उन पर फूड की अवेलेबिलिटी इज अ चांस जो कि वेव ऑफ वाटर के साथ आएगा। हाई टाइड की कंडीशन में होगा क्या भैया? सबमर्ज रहेगा तो मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है, आपने अगर देखा हो तो अंदर जो फिशेस होती हैं वो चट्टानों पर से कुछ नोच नोच कर खा रही होती हैं। वो बार्नेकल्स कॉलोनीज हो सकती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज हो सकती हैं, एल्गी की कॉलोनीज हो सकती हैं। ठीक। ये कॉलोनीज पर जो फिशेस फीड कर रही हैं, इसका मतलब इन पर प्रिडेशन का खतरा है। लो टाइड की कंडीशन में डेसिकेशन स्टारवेशन का खतरा है और हाई टाइड की कंडीशन में प्रिडेशन का खतरा है। इसी वजह से ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज, कब बेटा? ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज। और इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, कौन सी बेटा? लार्वल स्टेज। ये होती है नेक्टोनिक। लार्वल स्टेज कैसी होती है? नेक्टोनिक। कहाँ चला गया था 2 दिन से? जल्दी बता, टाइम नहीं यार। ऑनलाइन कर रहा था? अच्छा अच्छा। बाकी सब ठीक है ना? अगर हम लार्वल स्टेज की बात करें तो लार्वल स्टेज कौन सी है बेटा? नेक्टोनिक। क्या मैंने आपको टर्म नेक्टोनिक सिखाया है? क्या होते हैं? एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स। प्लैंक्टॉन्स क्या है? पैसिवली फ्लोटिंग और मूविंग ऑर्गेनिजम्स विद द वाटर करेंट्स। एक्टिवली स्विमिंग क्या है? मैंने अभी अभी बताया है कि इनकी एडल्ट कॉलोनीज कैसी है, लेकिन लार्वल स्टेज कैसी है? Therefore, अपने लार्वल स्टेज में they get established on the back of whale. During their larval stage, they get established on the back of whale. जब ये back of whale पर जाकर अटैच होते हैं, ये मान लेते हैं भैया whale, और whale की सरफेस पर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक मैनर में बार्निकल कॉलोनीज ग्रो करती हुई नजर आ रही है। बार्निकल जो कि वेल की सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है, क्या उसको रहने की जगह बोले तो शेल्टर मिल रहा है? क्या इसको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है? मोर द ट्रांसपोर्टेशन मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और तीसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स मिल रहा है। देयरफॉर बार्निकल को अगर वेल की सरफेस पर अटैच करवाया जा रहा है तो बार्निकल्स को फायदा हो रहा है, लेकिन वेल को कोई फायदा कोई नुकसान होता नजर आता है? कैसा इंटरेक्शन है? कमेंसलिज्म है। इट इज अ प्लस जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर हो गई बात? बार्निकल्स के बारे में जितनी भी बात बताई है, आगे जाकर बैलेनस कैथेमेलस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब क्लियर होना चाहिए।
इंटरटाइडल एरिया जो मैंने अभी आपको समझाया है, अगली बार मैं दोबारा से ये नहीं समझाऊंगा, राइट बच्चे। और वेल की सरफेस पर ये जो अटैचमेंट है और साथ के साथ कॉलोनीज कैसी बताई हैं, सेसाइल, ये दोनों चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इतना समय लगाया है। आ गई बात समझ में बेटा? तो बार्नेकल ऑन द बैक ऑफ वेल आर कमेंसल्स। क्यों? क्योंकि वेल को कोई फायदा कोई नुकसान होता नजर नहीं आता, लेकिन इनको फायदा हो रहा है। अगला बेटा, अगला एग्जांपल है शार्क एंड पायलट फिश। किस किस के बीच का इंटरेक्शन बेटा? शार्क एंड पायलट फिश के बीच का जो इंटरेक्शन है ये भी कमेंसलिज्म है। अब शार्क और पायलट फिश के बीच का इंटरेक्शन क्या है? ये भैया शार्क, ठीक, बोले थोड़ी देर पहले ये वेल थी, अभी क्या हो गई? शार्क। चलो, ये पिराना जैसी दिख रही है, अभी शार्क हो गई, ठीक है भाई। तो हमने बता दिया ये शार्क। शार्क के साथ अगर आपने टीवी वगैरह में ध्यान से देखा हो तो कुछ छोटी छोटी फिशेज यहाँ पर मूव कर रही होती। अरे हाँ कि ना? आपने देखा होगा कि जब शार्क नॉर्मली मूव कर रही होती है तो कई सारी छोटी छोटी मछलियां इसके साथ मूव कर रही होती है, और अगर ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुई वो एकदम से डिसअपियर हो जाती है और फिर से रीअपियर होती है। वो फिशेज कौन सी हैं? पायलट फिश। अब इसके साथ चलने का क्या स्वैग है बेटा? हाँ, स्वैग ही तो है। जिस भी चीज पर ये शार्क फीड करेगी उसके टुकड़े टूटेंगे बेटा, उन रिमेनेंट्स के ऊपर फीड करेंगी कौन? पायलट फिशेस। इसका मतलब पहली चीज तो इसकी वजह से, शार्क की वजह से इनको हो रही है फूड अवेलेबिलिटी। क्या हो रही है? दूसरा बेटा, कोई छोटा मोटा प्रेडेटर आसपास भी नहीं आता, सबको धमकी देते हुए चलती, आन आता क्यों नहीं? ठीक है, इसका मतलब एक तो इनको खाना मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है इनको प्रोटेक्शन, राइट। देयरफॉर पायलट फिशेस को फायदा हो रहा है, लेकिन शार्क को इनके होने ना होने से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता। इंटरेक्शन कैसा? कमेंट से। बोले यार सर ये नाम ऐसा काहे दिया गया है, मतलब पायलट ही काहे दिया, कंडक्टर दे देते, है कि नहीं है? राइट। मैं चाहता हूं कि आज जब घर जाओगे आप लोग, मैंने आपको शायद कल भी बोला था, आज आप जब घर जाओगे तो यूट्यूब पर आप ये जितने भी इंटरेक्शंस मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सब के नेचर के रियल वीडियोस अवेलेबल हैं इन प्रॉपरली शूटेड मैनर। आप वो एग्जांपल्स जरूर देखें। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार नेचर में वाकई में चीजें होती हैं और आपको याद रहेगा। और एग्जामिनेशन में जब आप इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखोगे तो आपको क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये सारी चीज मुझे पता है। पायलट फिश का जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो पायलट फिश के एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा कि पायलट फिश जितनी भी हैं उनमें से एक, आपको पता ही है हर पॉपुलेशन में एक नेता तो होता ही, इनमें भी एक नेता है, ठीक है। ये नेता जो है ये शार्क की जस्ट नाक के आगे ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक। अब जब भी आपने किसी एयरप्लेन को देखा होगा तो एयरप्लेन में जो पायलट है वो उस एयरप्लेन की नोक के ऊपर या नाक के ऊपर बैठकर पूरा जहाज खींच कर ले जाता है। सिमिलरली ऐसा ही लगता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पायलट फिशेस। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन मन में आता है कि सर ये शार्क इन पर फीड नहीं करती क्या? यूजुअली तो इनके ऊपर फीड नहीं करती हैं, लेकिन ये इनका नेचुरल प्रे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी एनगल्फमेंट ऑफ वाटर के दौरान ये अंदर चली जाए तो शार्क छोड़ती नहीं है। अरे बात समझ में आई? और उस समय पर अगर आपसे इंटरेक्शन पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रीडेशन में चला जाएगा। वैसे ऐसा बताया नहीं जाता है क्योंकि जनरल टर्म्स में इसका प्रे प्रीडेटर वाला इंटरेक्शन नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात? यहाँ पर शार्क और पायलट फिश के अलावा एक एग्जांपल और आता है, दैट इज शार्क एंड सकर फिश। शाबाश। और इसको रेमोरा के नाम से भी जानते हैं। हाँ, और इसे साइंटिफिकली इकेनीस भी कहते हैं, ठीक है। शार्क एंड सकरफिश, सकरफिश को रेमोरा या फिर इकेनीस भी कहते हैं। देखना जरा शार्क और सकरफिश के बीच का इंटरेक्शन क्या है। ये शार्क भाई, और इस शार्क के साथ एक छोटी सी फिश अपने आप को अटैच कर लेती है। दिस इंटरेक्शन इज बिटवीन द शार्क एंड रेमोरा।
जिस ऑर्गन की हेल्प से ये फिश अपने आप को अटैच कर रही है, दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट। क्या कहलाता है बेटा? ये होल्ड फास्ट कहलाता है। इस होल्ड फास्ट की हेल्प से ये शार्क की लोअर सरफेस, इवन अपर सरफेस, जो कि हम इंटरेक्शन केवल यही पढ़ रहे हैं, लेकिन नेचर में इस सकर फिश को किसी वेल के साथ, किसी सी लायन के साथ, इवन द बॉटम ऑफ शिप्स एंड बोट्स पर भी अटैच्ड देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेक्शन हम शार्क के साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको शार्क के साथ ही इंटरेक्शन बता रहा हूँ कि शार्क की अपर या लोअर सरफेस पर यह अपने आप को होल्ड फास्ट की हेल्प से अटैच कर लेता है। ये जो शार्क से अटैच हुआ है, उसके कारण क्या क्या फायदा है? सबसे पहली चीज तो क्या? फूड अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन। तीसरी चीज प्रोटेक्शन। तीनों फायदे हो रहे हैं किसको बेटा? सकर फिश को। ठीक, लेकिन शार्क को इससे कोई फायदा, कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। इसका मतलब इंटरेक्शन कैसा है? कमेंसल है। आ रही है बेटा बात समझ में? अगली चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे? यहाँ पर ये जो शार्क है एक टॉप कार्निवोर है बच्चों, और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो जब एक बार फीड करते हैं उसके बाद वो कुछ दिनों तक बिना फीड किए भी रह सकते हैं। भैया ये इतनी आलसी फिश है कि जब ये शार्क फीड नहीं कर रही होती है तब भी इसको छोड़कर नहीं जाती, और इसको छोड़कर नहीं जा रही है तो फिर खा क्या रही है? ये इस शार्क के एक्सक्रीटा या फीकल मैटर पर ही फीड कर लेती है। The intestinal sections of Remora has found the fecal matter of a shark inside the intestine. राइट बच्चे? ये इंटरेक्शन है किस किस के बीच का बेटा? शार्क और सकर फिश के बीच का। शायद क्लियर हुआ हो, बोलो बे। वेलामेंट टिश्यू भाई नहीं पढ़े हो? हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मॉइस्चर को ऑब्टेन करने की क्षमता, मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस। चलिए जी, कमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ, नेक्टोनिक एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। हाइड्रोसेरे की पहली क्लास में नहीं था, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक की पहली क्लास में नहीं था। अच्छा अच्छा, मतलब क्लास में था लेकिन यहाँ नहीं था। चलिए जी सुनिएगा, कमेंसलिज्म का अगला एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो है कैटल एंड ई ग्रेड वर्ल्ड। ई ग्रेड जिसको हम सामान्य भाषा में बगुला के नाम से जानते हैं, राइट? कैटल और ई ग्रेड वर्ड का इंटरेक्शन आपकी एनसीईआरटी कहती है इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। क्या है बेटा? ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, राइट? अब इसको
चलो, कैटल एंड इग्रेट बर्ड के बारे में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। एनसीईआरटी कह रही है कि इफ यू लिव इन अ फार्म्ड रूरल एरिया, अगर आप किसी फार्म्ड रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत कॉमनली ये चीज दिख जाएगी। हम सबने भी देखा होता है, कई बार खेत में या किसी भी वेजिटेशन वाले एरिया में कई बार कैटल मूव कर रही होती है बेटा, उस कैटल के पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके एक बर्ड मूव कर रहा होता है। अरे हाँ कि ना, बर्ड कौन है? वो बगुला। ठीक। अब ये जो बगुला और कैटल के बीच का इंटरेक्शन, इसमें होता क्या है बेटा, जब ये कैटल मूव करता है तो कैटल के मूवमेंट की वजह से ये उन वेजिटेशन को स्टिर अप कर देता है। क्या कर देता है? हिला डुला देता है, जिसकी वजह से उसमें छुपे हुए इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं और पीछे चल रहा इग्रेट बर्ड उनके ऊपर फीड कर लेता है। क्या कैटल के मूवमेंट की वजह से इस इग्रेट बर्ड को फूड अवेलेबल हो रहा है? बदले में कैटल को कोई फायदा कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। अगली बात एनसीईआरटी कहती है कि अगर ये कैटल ना हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द ईग्रेट टू फाइंड एंड कैच दोस इंसेक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो उस वेजिटेशन में से बाहर नहीं आए। अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी ने लिया है वो है क्लॉन फिश एंड सी एनीमोन। अब क्लॉन फिश और सी एनीमोन की बात करें तो दोनों होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम सी एनीमोन की बात कर लेते हैं। आपने अगर ओशियन डाइविंग या सी डाइविंग देखी हो तो उसमें जो ओशियन पैलेट या सी पैलेट होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे टेंटिकल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका मूवमेंट वाटर के साथ ऐसे यूनिफॉर्म मैनर में होता रहता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर सी एनीमोन एंड दीज आर यूजुअली सेसाई। कैसे होते हैं ये? यहाँ पर इनके ये जो टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स आपकी एनसीईआरटी कहती है कि है स्टिंगिंग टेंटेकल्स। क्या कहलाते हैं बेटा ये? स्टिंगिंग टेंटेकल्स। स्टिंगिंग नहीं बेटा, स्टिंगिंग टेंटेकल्स। एंड दीज स्टिंगिंग टेंटेकल्स कंटेन न्यूरोटॉक्सिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा इनमें? न्यूरोटॉक्सिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन से क्या फायदा है? कोई भी प्रीडेटर आसानी से इनके ऊपर फीड नहीं करता, क्योंकि जैसे ही कोई प्रीडेटर इनको खाने के लिए आता है वैसे ही ये उसकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन्स को इंजेक्ट कर देते हैं, या तो वो बेहोश हो जाता है या निपट जाता है। सेकेंडली, प्रे को पकड़ने में भी सेम क्राइटेरिया है बेटा, कि अगर कोई भी प्रे इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको बेहोश कर देते हैं या मार देते हैं और उस पर फीड कर लेते हैं। अरे हाँ क्या? नाउ सो नेक्स्ट इंटरेक्शन क्लॉन फिश की बात करते हैं हम लोग। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्लॉन फिश के बारे में। क्लॉन फिश, अगर आपने एक मूवी देखी हो फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग नीमो में जो नीमो है वो एक्चुअल में है क्या? क्लॉन फिश है। क्लॉन फिश एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप वाली ऑरेंज एंड येलो कलर की फिश होती है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो उस मूवी में उसका घर इसी जगह पर होता है। इट इज फाउंड रिसाइडिंग इन द स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन। राइट बच्चे, ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन के बीच में ही रहती हुई पाई जाती है। अब यहाँ पर रहने से फायदा क्या? सबसे पहली चीज तो कोई भी प्रीडेटर आसानी से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, डिटेक्ट कर भी ले तो इसका प्रिडेशन भी नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन्स या स्टिंगिंग टेंटिकल्स के कारण वो इसके आसपास नहीं आते। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? यहाँ पर ये जो क्लॉन फिशेस को फायदा हो रहा है, बट सी एनिमोन को कोई फायदा कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। कैसा इंटरेक्शन? कमेंसलिज्म। अरे प्लस, अरे रुको जरा, सबर करो, खत्म कहाँ हुआ है अभी? मैंने कह दिया कि दूसरा आ गया, नहीं आया। यहाँ पर क्लॉन फिश को फायदा हो रहा है और सी एनिमोन को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन कैसा? कमेंसलिज्म है ना। यस की आवाज कम आना शुरू हो गई है, इसका मतलब मैक्सिमम लोगों के दिमाग में कुछ अलग चलने लगा है। वो ये है कि भाई इसका क्या हुआ?
अरे हाँ कि ना, इसकी वजह से क्लॉन फिश को कोई नुकसान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि क्लॉन फिश की सरफेस पर म्यूकस की लेयर 3 to 4 टाइम्स थिक होती है रादर देन द अदर ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से ये न्यूरोटॉक्सिन्स इसकी बॉडी में या बॉडी फ्लूइड में इंजेक्ट नहीं हो पाते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड दोज न्यूरोटॉक्सिन्स। मेंशन कीजिएगा प्लीज। क्लॉन फिश में क्या है? 3 to 4 times thicker mucus layer. 3 to 4 times thicker mucus layer that prevents from neurotoxins. ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला एग्जांपल, हर्मिट क्रैब एंड सी शेल। सी एनिमोन नहीं बोला है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हर्मिट क्रैब और सी शेल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमेंसलिज्म में जाएगा। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। अगर हम हर्मिट क्रैब की बात करते हैं तो हर्मिट क्रैब एक छोटा सा क्रैब होता है जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। कॉमन प्रे इन द ओशियनिक इकोसिस्टम्स। क्या है? एक कॉमन प्रे है, मतलब प्रीडेटर्स बड़े आसानी से इसके ऊपर फीड कर लेते हैं क्योंकि ये इजीली डिटेक्टेबल है एंड इजीली इसको कैच किया जा सकता है। हर्मिट क्रैब अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए इंटरेक्शन शो करता है किससे? सी शेल। सी शेल मोलस्क की कैपेसिटी या मोलस्क की प्रॉपर्टी बेटा। शेल्स यूजुअली हम जानते हैं कि जो स्नेल होता है वो स्नेल जब साइज में बड़ा होता है तो पुराने शेल को छोड़कर नया शेल डेवलप करता है। ये जो पुराना एम्प्टी शेल होता है उस एम्प्टी शेल को अपने ऊपर एस्टेब्लिश कर लेता है कौन? हर्मिट क्रैब। और इसको अपने ऊपर एस्टेब्लिश करने के बाद ये अपने पैर बाहर निकाल लेता है और मूवमेंट करता रहता है। बाहर से देखने पर प्रेडेटर को क्या दिखेगा? सी शेल। इसका मतलब इसका इस सी शेल की वजह से प्रोटेक्शन हो रहा है बेटा। बोले तो इसका प्रेडेटर से बचाव हो रहा है। हर्मिट क्रैब को फायदा, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म ने ये शेल बनाया है उसको कोई फायदा, कोई नुकसान। इंटरेक्शन कैसा हुआ? कमेंसल इंटरेक्शन हुआ है। दिस इज अ +0 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा कि हर्मिट क्रैब और शेल लाइनिंग के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इंटरेक्शन इज इंक्लूडेड अंडर कमेंसलिज्म। बात शायद समझ में आई हो। और भैया है मिमिक्री खुद कहाँ कर रहा है? खुद कहाँ कर रहा है? वो तो शेल को अपने ऊपर लगा रहा है, मिमिक थोड़ी कर रहा है। मिमिक तो वो होता है जब ऑर्गेनिज्म खुद किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑर्गेनिज्म जैसा दिखना शुरू कर दे, ठीक है, वहां मिमिक्री। अभी आज ही पढ़ेंगे हम लोग मिमिक्री एक जगह पर। ये मिमिक्री नहीं है बेटा, ये तो अपने आप पर शेल को अक्वायर कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, हाइडिंग है ये, ठीक। हर्मिट क्रैब एम्प्टी शेल में एस्टेब्लिश हो जाता है या शेल को अपने ऊपर लगा लेता है। जहां भी जाएगा वहां पर शेल साथ में लेकर जाता है। शेल साथ में लेकर जा रहा है तो प्रीडेटर इसे शेल समझकर इसके ऊपर फीड नहीं करता, मतलब प्रीडेटर से बचाव हो रहा है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म ने बनाया उसको ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान। अब यहाँ पर जो हर्मिट क्रैब और सी शेल के बीच का इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन के अलावा सी एनिमोन के साथ जो इंटरेक्शन है वो आएगा प्रोटोकॉपरेशन। इसमें आएगा बेटा, अभी जब प्रोटोक ऑपरेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में क्लियर करूंगा। अगली चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, नेक्स्ट एग्जांपल जो बताया गया है दैट इज ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड इकोलाई। ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड इकोलाई, सुनिएगा ध्यान से। इकोलाई के बारे में बात की जाए तो इकोलाई हमेशा कहा जाता है इट इज अ कमेंसल गट फ्लोरा। क्या कहते हैं इसको? कमेंसल गट फ्लोरा। क्यों इसको कमेंसल गट फ्लोरा कहते हैं? कि जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में इकोलाई है, ये इकोलाई यहाँ पर रह रहा है, मतलब इसको शेल्टर मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। बोले तो इकोलाई को फायदा हो रहा है। लेकिन
ह्यूमन को इससे डायरेक्ट कोई फायदा कोई नुकसान होता हुआ नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर विटामिन ई और के, अरे हाँ कि ना, वो कौन बना रहा है? ई कोलाई बना रहा है, लेकिन वो अपनी कॉलोनियल ग्रोथ के लिए बनाता है विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय ह्यूमन गट, और वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भी लेना जरूरी है। जब भी हम किसी एंटीबायोटिक को फीड करते हैं तो सबसे पहले मरते कौन है? तो क्या इकोलाई नहीं होने पर हम निपट जाते हैं? इसका मतलब है कि हम बिना इकोलाई के भी सर्वाइवल शो कर सकते हैं, और इस वाले इंटरेक्शन में ह्यूमन को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन यस, बात बिल्कुल सही है कि ये इंटरेक्शन जाना चाहिए प्रोटो कॉपरेशन में। इसमें जाना चाहिए जिसमें कि दोनों को फायदा होता है। बट यस, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला ये इकोलाई ह्यूमन के लिए ही ई और के बना रहा है ऐसा जरूरी नहीं। सेकेंडली, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। क्या है बेटा? ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है कि कोई भी अगर पैथोजेनिक एक्टिविटी होती है तो इकोलाई उसी के साथ होकर हमारा स्टमक अपसेट करता है और इम्यून सिस्टम को भी डिक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करता है। अरे बोलो यार, ठीक। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन और ये इकोलाई का इंटरेक्शन रखा किस में जाता है? कमेंसलिज्म, राइट। लेकिन ये किस में भी प्लेस किया जा सकता है? प्रोटोकॉपरेशन में। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इट इज अ कमेंसल फ्लोरा। कैसा फ्लोरा है? कमेंसल फ्लोरा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? ये खत्म हुआ भैया आपका कमेंसलिज्म। अगला इंटरेक्शन पढ़ेंगे। कैसे पहुंचा हमारी बॉडी में? फूड के थ्रू। बचपन से पैदा हुए तब से कुछ ना कुछ एंगल्फ करना स्टार्ट किया। बिल्कुल। अभी बताऊंगा आपको टर्माइट ट्राइकोनिफा में वो भी कैसे गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म पेट में लेकर पैदा नहीं होता। हाँ, हमारी बॉडी से। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं ना। जब वो पैथोजेनिक एक्टिविटी शो कर रहा है, नुकसान पहुंचाना शुरू किया, उस समय पर क्या है? पैथोजन है, और पैथोजन आर पैरासाइट्स। बिल्कुल। जब वो पैथोजेनिक एक्टिविटी शो करेगा उस समय बताएंगे। ठीक। चलिए जी, यहां तक की बात हो गई कमेंसलिज्म के बारे में। नेक्स्ट, अगला इंट्रैक्शन आ रहा बेटा, प्रोटो कॉपरेशन। हाँ भाई, प्रोटो कॉपरेशन क्या है? शाहबाश, बालक हाईली भरा हुआ है। प्रोटो कॉपरेशन इज प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसका मतलब जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है। लेकिन इंटरेक्शन कैसा है? नॉन ऑब्लिगेट। कैसा बेटा? मतलब दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी नहीं है। यही कारण है इसे कई बार नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं बेटा इसको? नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। केवल म्यूचुअलिज्म कहने का तो मतलब ही होता है कि ये ऑब्लिगेट। नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म इज प्रोटो कॉपरेशन। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। राइनोसिरोस एंड टिक बर्ड। किस किस के बीच का इंटरेक्शन बेटा? राइनोसिरोस एंड टिक बर्ड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है? प्रोटो कॉपरेशन। टिक बर्ड जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम सामान्य भाषा में ऑक्स पैकर बर्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा बर्ड है ये? ऑक्स पैकर बर्ड है, राइट। राइनोसिरोस और टिक बर्ड के बीच का इंटरेक्शन क्या है? अगर आपने टीवी में या किसी जू में कभी राइनोसिरोस को देखा हो तो इन जनरल उसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ नजर आता है। चलो, राइनोसिरोस तो एक बड़ी बात हो गई कि हाँ भाई हमें यूजुअली दिखेगा नहीं, लेकिन आसपास के एरियाज में आपको कैटल्स के ऊपर और डॉग्स के ऊपर भी ऐसे बर्ड्स देखे हुए मिलेंगे। ठीक है। ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स आपने देखा होगा कि ये इनकी स्किन में से कुछ नोच कर खा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी स्किन को खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म इनको भगा नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये इनकी स्किन के ऊपर फीड नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, राइनोसेरोस की स्किन पर
एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में टिक्स पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? टिक्स। एक्टोपैरासाइट हैं टिक्स, जो कि इनकी स्किन की ब्लड वेसल्स में से ब्लड सक करते हैं। और ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स इनके लिए इचिंग और पेनफुल बन जाते हैं बेटा। इस वजह से यहाँ पर इनका रिमूवल करने में हेल्प कर रहा है कौन? टिक बर्ड। टिक बर्ड आता है और इसको निकाल कर खाता है। इसका मतलब है क्या राइनोसिरोस को पेन और इचिंग से रिलीफ मिल रहा है, बदले में टिक बर्ड को फूड मिल रहा है। क्या दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा हो रहा है? क्या दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी है? किसी दिन अगर टिक बर्ड ना आए तो राइनोसिरोस नाराज नहीं होता। अरे बात समझ में आए कि बोले यार आज नहीं आई, बोले आज कैसे जीऊंगा मैं? ऐसा नहीं है। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? तो राइनोसिरोस और टिक बर्ड के बीच का इंटरेक्शन क्या है? प्रोटो कॉपरेशन। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए कर लोगे? पक्की बात भैया? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइनोसिरोस और टिक्स के बीच का इंटरेक्शन क्या है? पैरासिटिज्म। जाकर रिकॉर्डिंग में सुन लेना मैंने क्या पूछा है। राइनोसिरोस और टिक्स के बीच का इंटरेक्शन, राइनोसिरोस और टिक्स के बीच का इंटरेक्शन क्या है? पैरासिटिज्म। राइनोसिरोस और टिक बर्ड, प्रोटोकॉपरेशन। समझ में आ गई बात? राइनोसिरोस एंड टिक बर्ड, प्रोटोकॉपरेशन। राइनोसिरोस एंड टिक्स, क्लियर? और तीसरा एक और बता सकते हैं, टिक बर्ड एंड टिक्स, प्रेडेशन। तीन इंटरेक्शन एक की जगह पर आ सकते हैं, चाहो तो इसी के साथ लिख लो। राइनोसिरोस एंड टिक्स, पैरासिटिज्म। टिक बर्ड एंड टिक्स, प्रेडेशन। ठीक है बेटा, ध्यान से सोच समझ के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना। ठीक, कि भैया वो राइनोसिरोस और टिक बर्ड बोल रहा है कि राइनोसिरोस एंड टिक्स बोल रहा है। राइट बच्चे? नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड। क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड। ठीक, अब क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड के बीच का इंटरेक्शन क्या है? आपने अगर कभी क्रोकोडाइल को आफ्टर फीडिंग देखा हो, चाहे टीवी में चाहे जू में, टेरेस्ट्रियल एरिया पर वो मुंह खोलकर बैठ जाता है। काहे? ताकि हवा आती जाती रहे, है? राइट। जब ये मुंह खोलकर बैठता है तो इसके मुंह के अंदर आकर बैठती है प्लोवर बर्ड। और आती बेटा, ये प्लोवर बर्ड इसके दांतों में फंसे हुए रिमेनिंग फूड को निकालकर खाती है। सेकेंडली, क्रोकोडाइल्स के गम्स में कभी कभी लीचेस लग जाती है, चौंक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये जो लीचेस हैं ये ब्लड सक करती हैं, विच इज पेनफुल फॉर द क्रोकोडाइल बेटा। ये जो प्लोवर बर्ड है ये इसके गम्स में लगे हुए लीचेस को भी निकालकर खाती है। इसका मतलब इसको पेन रिलीविंग भी हो रहा है। प्लोवर बर्ड की वजह से क्रोकोडाइल को टूथ क्लीनिंग भी मिल रहा है और पेन रिलीविंग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर ये इसकी डेंटिस्ट है। अरे हाँ के ना? बदले में प्लोवर बर्ड को फूड मिल रहा है। इसका मतलब क्या दोनों को फायदा हो रहा है बेटा? दोनों को फायदा हो रहा है। और दोनों का क्या हमेशा साथ में रहना जरूरी है? किसी दिन प्लोवर बर्ड नहीं आए तो क्रोकोडाइल नाराज नहीं होता कि मैं आज मुंह ही बंद नहीं करूंगा। अरे हाँ के ना? ये मुंह बंद कर लेता है और अगले दिन का फिर वेट करता है कि आज तो आएगी। अरे हाँ के ना? क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड के बीच का इंटरेक्शन। अब मुझे पता है कि आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा है कि सर जब क्रोकोडाइल मुंह खोलकर बैठा हुआ है और प्लोवर बर्ड आई और उसने अगर, तो क्या होगा? क्या होगा? बोले सर फिर तो आप इसको प्रिडिक्शन में बता दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी ये इंटरेक्शन या पॉजिटिव इंटरेक्शन या कोई भी इंटरेक्शन डेवलप होता है, इट ऑलवेज हैव अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब ये इंटरेक्शन एक दो दिन में तो डेवलप नहीं हुआ होगा। इन दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज में इंटरेक्शन काफी लंबे समय से चला आ रहा होगा, इसीलिए हम लोग आज इसको पढ़ पा रहे हैं। अरे बोलो यार, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर रैबिट ग्रास पर फीड कर रहे हैं। फॉरेस्ट के अंदर रैबिट ग्रास पर फीड कर रहे हैं।
एकदम से वहां पर डियर आ गए, रैबिट भाग जाएंगे, रैबिट भाग जाएंगे। डियर और रैबिट दोनों फीड कर रहे हैं, एकदम से वहां पर काऊ आ गई, दोनों भाग जाएंगे, वो भी फीड करेगी। अरे हाँ कि ना, तीनों फीड कर रहे हैं, एकदम से वहां टाइगर आ गया, सारे भाग जाएंगे। काहे भाग जाएंगे, काहे भाग जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये हमें खा जाएगा। कौन बताया? व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। इट इज ऑलवेज अ एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस, जैसा उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है वही प्रैक्टिस ये ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि भैया जैसे ही टाइगर जैसा ऑर्गेनिज्म आता था, पिताजी भी भाग जाते थे। अरे हाँ कि ना, अपने को भी भागना है वरना खतरा है। हेलो, इसका मतलब जब भी दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है, इट इज ऑलवेज हैविंग अ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसी तरह से क्रोकोडाइल ने पहली बार जब लोअर बर्ड को ये करने को अलाउ किया होगा, अगर उसी दिन मुंह बंद कर लिया होता तो लोअर बर्ड की स्पीशीज के किसी और ऑर्गेनिज्म में जरूर देखा होता। और जैसे ही देखा होता वैसे ही जब दूसरा कोई इस ट्रैप में फंसने जाता तो डेंजर कॉल्स होती फॉरेस्ट में, जो कि अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खतरे का आभास कराती है और उससे बचाती है। अरे हाँ कि ना, अरे हमारे जीवन की सच्चाई भी यही है कि आप जिंदगी भर अच्छा काम करो, कोई नहीं देखता। अरे हाँ कि ना, एक दिन गलत काम कर लो भाई साहब, पूरे मोहल्ले को पता लग जाता शर्माजी का लड़का उसके साथ घूम रहा था। अरे बात समझ में आई है? इसके साथ भी यही है बेटा, लेकिन इसने अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, हर्मिट क्रैब। एक तो तुम्हें क्या जरा सी ढील देते ही ना, मतलब वो है ना, तुम्हें उंगली पकड़ाओ तुम हाथ पकड़ लेते हो, है ना? चलिए जी। हाँ बेटा, इस प्रकार की समस्याओं के लिए आप कृपया मैनेजमेंट से संपर्क करें बेटा। चलिए जी, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, फटाफट से पढ़िएगा। हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच का इंटरेक्शन क्या है? हर्मिट क्रैब और सी शेल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा। ध्यान रखना, हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच का इंटरेक्शन क्या है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सारे इंटरेक्शंस आज आपको जाकर वीडियोस देखने ही हैं। ठीक है ना, मतलब पढ़ाई वाले वीडियो भी आते हैं बेटा, है ठीक। सो हर्मिट मतलब बचा लेना यार, 100-150 MB बचा लेना, 1.5 GB में से, है ना? ठीक है। सो हर्मिट सुबह ही खत्म हो जाता है, तो आज रात को ही देख लियो। चलिए ठीक। तो बोला आज रात को कैसे देखे, आज वाला तो आज सुबह ही खत्म हो गया। मतलब 12 बजते तो 1.5 GB खत्म हो जाता है कि नहीं है ना? यस, सुनिएगा प्लीज। बहुत गहराई वाली बात है बेटा ये। चलिए जी, सुनिएगा प्लीज। मैं आपको पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ कि जो आपके दिमाग में चल रहा है एग्जैक्टली वही मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अब ये चलना चाहिए। हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच का इंटरेक्शन क्या है? पीछे वाले बालक कह रहे कि बोले भाई यार खतरनाक है, क्योंकि आते ही कभी कभी है कि नहीं? तुम रोज आओगे तो तुम्हें अच्छा लगे, मैं फैमिलियर लगूंगा, है कि नहीं? ये लोग कभी कभी आते बोले अरे खतरनाक आदमी। सुबह वाले बैच में तो पीछे ना वैसे खुसर खुसर बहुत कमीना है। ठीक, अपन ऐसे एग्जाम्पल सुबह भी दे देते हैं। अरे पैसे उन्होंने भी दिए यार, 1 लाख रुपए उन्हें भी दिए हैं। अरे है कि नहीं है? शाहरुख खान नहीं आया तो क्या अनुपम खेर तो जोक सुना सकता है, राइट? चलिए, हैं? अबे तुमसे ज्यादा। चलिए जी, सुनिएगा प्लीज, है ना? यार तू ऐसा कर, सुबह आ जाइयो, पता करा लीजिए। अगर हम बात करते हैं हर बस हो गया हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन के बारे में, तो हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन का इंटरेक्शन क्या, मैंने अभी भी आपको बताया कि हर्मिट क्रैब प्रेडेटर से बचने के लिए सी शेल को ऑप्ट करता है, राइट? लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर, सबसे विवेकी, सबसे चतुर, सबसे चालाक जीव होता है।
जिसके लिए केवल एक लाइन बताई गई है कि अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते। अरे हाँ के ना, अगली चीज नहीं बताई गई कि भूखे भी नहीं मरते। ठीक, बाय हुक और क्रुक ये अपने आप को फीड करवा ही लेते हैं। इसका एक एग्जांपल सुंदरबंस में टाइगर का फिश खाना है। अरे हाँ के ना, प्रूडेंट ऑर्गेनिज्म होने का एक एग्जांपल है। उसी तरह से हर्मिट क्रैब अगर अपने आप को बचाने के लिए सी शेल को अपने ऊपर एस्टेब्लिश करवा रहा है, तो प्रीडेटर फूड की तलाश में अगर उसे फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो शेल के अंदर से भी इसको खींचकर खा लेते हैं, मतलब इसका प्रीडेशन पॉसिबल है। लेकिन हर्मिट क्रैब ने इससे बचने के लिए अगला इंटरेक्शन क्या, हर्मिट क्रैब के ऊपर सी शेल के ऊपर सी एनिमोन, और फिर खुला चैलेंज अभी आना। अरे हाँ कि ना, राइट। इसका मतलब है सी शेल के ऊपर सी एनिमोन का एस्टेब्लिश करवाने के कारण स्टिंगिंग टेंटिकल्स की वजह से प्रीडेटर इसके ऊपर फीड नहीं कर पाते। देयरफॉर क्या हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल रहा है बेटा? सेकेंडली, सी एनिमोन जो कि एक्चुअल में एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म, कैसा ऑर्गेनिज्म? सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। ये एस्टेब्लिश हो रहा है कहाँ? हर्मिट क्रैब की शेल के ऊपर। जब ये मूव करेगा तो इसको मिलेगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। मोर द ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा या चांसेस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। कैसा इंटरेक्शन है? प्रोटोकॉपरेशन, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली भी सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपको प्रोटोकॉपरेशन नहीं मिलता है, तो आपको आंसर लगाना है कमेंसलिज्म। क्या लगाना है? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते कि दोनों हमेशा प्रोटोकॉपरेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि हर्मिट क्रैब को तो 100% की प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, लेकिन हर्मिट क्रैब ये श्योरिटी नहीं लेता कि सी एनिमोन को मैं फूड अवेलेबल करवाऊंगा। अरे बोलिए, इसका मतलब सी एनिमोन फूड के लिए इस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो या इस हर्मिट क्रैब की वजह से ही इसको फूड मिल रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देयरफॉर इसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये अनअफेक्टेड है। कैसा इंटरेक्शन? कमेंसलिज्म। लिख लीजिए स्टार लगा के ये पॉइंट। अगर ऑप्शन में प्रोटोकॉपरेशन नहीं है, अब ये मत करना बोले सर एक ऑप्शन में प्रोटोकॉपरेशन है एक ऑप्शन में कमेंसलिज्म है, तो क्या लगाना है? तो प्रोटोकॉपरेशन ही लगाना है, राइट। तो अगर ऑप्शन में प्रोटोकॉपरेशन नहीं है तब आंसर कमेंसलिज्म जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म, जिसे सिम्बायोसिस या को एग्जिस्टेंस या को इवोल्यूशन या को एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। कैसा इंटरेक्शन है बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव, वो भी कैसा? ऑब्लिगेट। मतलब दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज का हमेशा साथ में रहना जरूरी बचे। दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज हमेशा साथ में रहती हुई पाई जाती हैं, इसलिए को एग्जिस्टेंस। अगर एक स्पीशीज निपट जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। दिस इज, अगर एक स्पीशीज में कोई इवोल्यूशनरी चेंज होता है तो दूसरी स्पीशीज का सर्वाइवल खतरे में बेटा। इस वजह से इसी सेम स्पीशीज के साथ सरवाइव करने के लिए इसको भी अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? को इवोल्यूशन। आ रही बात समझ में बच्चे? तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस या को इवोल्यूशन या को एक्सिस्टेंस या को एक्सटिंक्शन। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, सबसे पहला एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी ने लिया है बेटा, वो लिया है लाइकेन का। किसका बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। किस किस के बीच का? एल्गी एंड फंगस के बीच का जो इंटरेक्शन है म्यूचुअलिस्टिक, वो क्या है? लाइकेन। ध्यान रखना है, फंगस एंड एल्गी के बीच का इंटरेक्शन इज लाइकेन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने इसी म्यूचुअलिज्म की थ्योरी में ये भी लिखा है
कि फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच का या ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच का इंटरेक्शन भी लाइकेन ही कहलाता है। बोलो यार बच्चे, फंगस और एल्गी के बीच का लाइकेन, फंगस ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच का, फंगस साइनोबैक्टीरिया के बीच का लाइकेन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। यहां तक की कहानी क्लियर। अगर हम लाइकेनिक इंटरेक्शन की बात करें तो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया का हर एक एल्गी दुनिया के हर एक फंगस के साथ मिलकर लाइकेन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यह एक म्यूचुअलिज्म है और म्यूचुअलिज्म इज ऑलवेज अ वन टू वन इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन? वन टू वन इंटरेक्शन का मतलब यह है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज किसी दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ ही म्यूचुअलिज्म में पाई जा सकती है। कोई भी स्पीशीज किसी भी रैंडम स्पीशीज के साथ म्यूचुअलिज्म शो करेगी ऐसा नहीं होता। अरे बोलो यार बच्चे, मतलब कुछ स्पेसिफिक एल्गल स्पीशीज एंड कुछ स्पेसिफिक फंगल स्पीशीज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। हर एल्गी हर फंगस मिलकर लाइकेन नहीं बनाता। क्लियर बेटा? अगर इन दोनों के इंटरेक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर फंगस हेट्रोट्रॉफ है बेटा, एल्गी ऑटोट्रॉफ है, राइट। फंगस में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस होता है जिसमें हाइफा एंड माइसिलियम पाया जाता है। इन हाइफा और माइसिलियम में रहता हुआ पाया जाता है एल्गी, मतलब एल्गी को मिल रहा है शेल्टर प्लस मिल रहा है प्रोटेक्शन, और साथ में ये हाइफा और माइसिलियम वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और बदले में एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाकर देता है। इसका मतलब क्या फंगस को एल्गी की वजह से फूड मिल रहा है? क्या एल्गी को फंगस की वजह से रहने की जगह और राशन मिल रहा है? दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं एंड एज इट इज अ वन टू वन इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन है? एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हुई तो ये किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती एंड वाइस वर्सा फॉर दिस। अरे बोलो यार, तो एल्गल और फंगस इंटरेक्शन लाइकेन है और ये स्पेसिफिसिटी पाई जाती है दोनों दो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक ही होंगे, वन टू वन इंटरेक्शन में ही पाए जाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ पर बात? नेक्स्ट, अगर इस इंटरेक्शन को आप ध्यान से देखें, या जब हम घर में नौकर रखते हैं तो उस नौकर को रहने के लिए जगह देते हैं, प्लस उसको राशन ला कर देते हैं और बदले में वो हमें खाना बना कर देते हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो फंगस क्या एल्गी को रहने की जगह दे रहा है? वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है, मतलब राशन दे रहा है। बदले में एल्गी क्या कर रहा है? खाना बनाकर दे रहा है। मतलब क्या यहाँ फंगस मालिक की तरह और एल्गी नौकर की तरह बिहेव कर रहा है? दिस इज अ होस्ट एंड मेड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मास्टर स्लेव टाइप ऑफ इंटरेक्शन नोन एज हेलोटिज्म। क्या कहलाता है ये? लाइकेनिक इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हेलोटिज्म, जिसमें एक स्पीशीज मालिक की तरह और दूसरी स्पीशीज नौकर की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट, अगला इंटरेक्शन है बेटा माइकोराइजा। हाँ जी बच्चे बताइए प्लीज। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। राइट बच्चे, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच का ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में भी वन टू वन इंटरेक्शन पाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फंगस के साथ ही एसोसिएट होगी, रैंडम एसोसिएशंस नहीं पाए जाते, राइट। यूजुअली ये इंटरेक्शन देखने मिलता है पाइनस में। किसमें मिलेगा? एज द रूट हेयर्स ऑफ पाइनस आर लेस डेवलप्ड, इसका मतलब उनमें एब्जॉर्प्शन एरिया कम होता है बेटा। इस वजह से ये फंगस के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसके हाइफा और माइसिलियम एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं, जिस वजह से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और बदले में ये प्लांट इसको एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है क्या पाइनस के सर्वाइवल के लिए फंगस का होना जरूरी है, एंड फंगस बीइंग अ हेट्रोट्रॉफ उसके सर्वाइवल के लिए इसकी एसोसिएटेड स्पीशीज का होना भी जरूरी है। क्या दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। इसका मतलब कैसा इंटरेक्शन? ऑब्लिगेट। क्या है ये? माइकोराइजा।
आ गई बात समझ में? नेक्स्ट बेटा, तीसरा एग्जांपल आ रहा है एनिमल एनिमल के बीच का म्यूचुअलिज्म, दैट इज टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा। किस किस के बीच का इंटरेक्शन बेटा? टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा के बीच का इंटरेक्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टर्माइट दीमक को कहते हैं बेटा। ट्राइकोनिम्फा मेंशन कर लीजिएगा एक्चुअल में है क्या, इट इज अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। ट्राइकोनिम्फा इज एक्चुअली अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। ठीक है बच्चे, हम जानते हैं कि टर्माइट वुड खाता है बेटा, मतलब मेनली फीड करता है सेल्यूलोज पर। किस पर फीड करता है? बट इट कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। इसी वजह से इसके गट में पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा, जो कि रिलीज करता है सेल्यूलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो कि टर्माइट की गट में प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये डाइजेस्टेड मटेरियल को टर्माइट की गट भी एब्सॉर्ब करती है और न्यूट्रिशन को ट्राइकोनिम्फा भी यूज करते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? अगर इन दोनों के इंटरेक्शन को ध्यान से देखें तो टर्माइट के सर्वाइवल के लिए ट्राइकोनिम्फा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टर्माइट की गट में ट्राइकोनिम्फा नहीं होगा तो टर्माइट खा खा के भूखा मर जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो फीड तो करेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? टर्माइट की गट में किसका होना जरूरी है? ट्राइकोनिम्फा। बदले में ट्राइकोनिम्फा को रहने की जगह बोले तो शेल्टर, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन, तीनों चीजें मिल रही हैं, क्योंकि फीड तो एक्चुअली कौन करता है? टर्माइट। फूड अवेलेबिलिटी कौन करवा रहा है? टर्माइट। देयरफॉर ट्राइकोनिम्फा को भी फायदा हो रहा है। क्या दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा हो रहा है? और दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी है। इंटरेक्शन कैसा है? म्यूचुअलिज्म। आ गई बात समझ में? अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये टर्माइट की गट में आया कहां से। मैं यहीं पर आपको बताता और यहीं पर इक्वलाई वाली बात भी क्लियर करता कि एक स्पीशीज की बॉडी के अंदर या गट के अंदर किसी दूसरी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ प्रेजेंट यूजुअली नहीं होता है। यहाँ पर भी टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा का जो इंटरेक्शन है उसमें ट्राइकोनिम्फा उसकी गट में जाता कैसे है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये मिनिमल कम्युनिटीज एंड कॉलोनीज के फॉर्म में वुड और वुडन लॉग्स के ऊपर ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया मिनिमल कम्युनिटीज एंड कॉलोनीज। ठीक, मिनिमल कम्युनिटीज और कॉलोनीज क्या होती हैं? ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि बहुत कम एबंडेंस में पाया जाता है और इजीली इरेडिकेट हो सकता है, वो कहलाता है मिनिमल कॉलोनी। क्या कहलाता है? एक छोटी सी कॉलोनी है जिसका सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस की कोई गारंटी नहीं है, वो अल्टीमेटली कभी ना कभी इरेडिकेट हो जाएगा। इस तरह की मिनिमल कॉलोनीज के फॉर्म में पाए जाते हैं कौन? ट्राइकोनिम्फा। क्योंकि ट्राइकोनिम्फा बीइंग अ प्रोटोजोअन इतने बड़े बड़े वुडन लॉग्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी ना होने के कारण इनका बायोटिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। जब टर्माइट इन वुडन लॉग्स पर फीड करता है तो इट एनगल्फ्स द ट्राइकोनिम्फा। जब इसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करता है तो इट एनगल्फ्स द ट्राइकोनिम्फा, जो अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हो जाता है कहां पर? ट्राइकोनिम्फा की गट में। और वहां जाकर ये अपना नंबर भी बढ़ाता है और साथ में टर्माइट के सेल्यूलोज डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अरे बोलो यार। सेकेंडली, और क्या सोर्स हो सकता है? जब पुरानी दीमक की या टर्माइट की कॉलोनीज या इंडिविजुअल्स की डेथ होती है तो उनका डिकम्पोजिशन होने पर जो उनका इंटेस्टाइन होता है उसमें अभी भी लिविंग ट्राइकोनिम्फा होते हैं, और उस मटेरियल को एनगल्फ करने पर भी प्रीवियस ट्राइकोनिम्फा नेक्स्ट जनरेशन के गट में जाकर एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से ट्राइकोनिम्फा टर्माइट की गट में जाकर एस्टेब्लिश होता है। बोलो यार बच्चे, दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है? म्यूचुअलिज्म है। आपने अगर टीवी में एक एड देखा हो तो दीमक को हटाने के लिए टर्मिनेटर नाम के केमिकल का एक एड आता था,
और एड में लास्ट में वो एक दीमक आता था और आकर बोलता था कि प्लीज अपने फर्नीचर पर टर्मिनेटर ना लगवाएं वरना हम भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो टर्मिनेटर है वो टर्माइट्स को नहीं मारता, ट्राइकोनिम्फा को मारता है, राइट। कंप्लीट इरेडिकेशन करना है तो ट्राइकोनिम्फा का रिमूवल जरूरी है, क्योंकि आपने अगर टर्माइट को मार दिया तो उसके स्पोर्स या एग्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो फिर से जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर ट्राइकोनिम्फा खत्म हो गया तो ये फर्दर थोड़े बहुत समय तक फीड करेगा, लेकिन फर्दर इसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। यहां तक की कहानी शायद समझ में आई होगी। पहले वाला नहीं आया? मिनिमल, वो तो सबसे इजी था। मिनिमल कॉलोनीज के फॉर्म में नेचर में पाया जा रहा है। दीमक किस पर फीड करता है? वुड पर। वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं फॉरेस्ट में, वहां पर उसने फीड करना स्टार्ट किया, ट्राइकोनिम्फा को एंगल्फ कर लिया। ये तो ज्यादा आसान था, दूसरे वाले में तो मरने का वेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। आगे आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इवोल्यूशनरीली मोर fascinating and spectacular example of mutualism can be seen between plant and animals। अरे हाँ के ना, कि इवोल्यूशनरीली सबसे शानदार और स्पेक्टेकुलर एग्जांपल अगर म्यूचुअलिज्म के देखने हैं तो किस किस के बीच में मिलेगा? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में मिलेगा। अब प्लांट और एनिमल के बीच के इंटरेक्शन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स अपने पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल के लिए, किस किस चीज के लिए बेटा? पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। अरे बोलिए, ये जो एनिमल्स हैं ये प्लांट का जब पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल करवाएंगे तो बदले में इनको कोई फीस या रिवॉर्ड मिलना जरूरी बेटा। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं इन एनिमल्स को फीस और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब फीस और रिवॉर्ड के फॉर्म में किसको क्या मिल रहा है? जो पॉलिनेटर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखकर एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। जो फीस और रिवॉर्ड मिलता है एनिमल को, उसमें जो पॉलिनेटर्स हैं उन पॉलिनेटर्स को मिलते हैं पोलन एंड नेक्टर। क्या मिलता है बेटा? पोलन एंड नेक्टर। और जो सीड डिस्पर्सर्स होते हैं, कौन बच्चों? सीड डिस्पर्सर्स। इन सीड डिस्पर्सर्स को मिलते हैं जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। क्या मिल रहे हैं बेटा? जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट है, आपको रिवॉर्ड पता होने चाहिए कि किसको कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पॉलिनेटर्स को पोलन एंड नेक्टर, सीड डिस्पर्सर्स को जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एज रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स, मतलब दिस इंटरेक्शन शुड बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द चीटर्स। इसको चीटर से बचाया जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि कई सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पोलन तो चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन पोलन और नेक्टर तो ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते। यही कारण है कि प्लांट स्पीशीज ने एक 1-to-1 इंटरेक्शन डेवलप किया है। कैसा बेटा? 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि प्लांट की कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज इंसेक्ट या एनिमल की किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही पॉलिनेट होगी, किसी दूसरी स्पीशीज से पॉलिनेट नहीं होगी। अब यहाँ पर ये ना समझिएगा कि दूसरी स्पीशीज से पॉलिनेट नहीं होगी इसका मतलब क्या वो हाथ नहीं लगाने देगा। और इसका मतलब ये है कि प्लांट अपने पॉलिनेशन के लिए उस ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। रैंडमली अगर पॉलिनेशन करवा रहा है तो प्लांट मना नहीं करेगा। अरे बोलो यार। लेकिन हाँ, अपने श्योरली पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पर। आपने युक्का एंड प्रोन्यूबा मॉथ का इंटरेक्शन पढ़ा होगा, जिसमें युक्का का पॉलिनेशन फीमेल करवा रही है और बदले में उसको अंडे देने की जगह मिलती है। अरे हाँ के ना। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में इकोलॉजी के जो एग्जांपल्स हैं उसमें दो एग्जांपल्स लिए गए हैं। एक तो है फिग एंड वास्प के बीच का इंटरेक्शन। किस किस के बीच का इंटरेक्शन बेटा? फिग एंड वास्प के बीच का इंटरेक्शन। फिग और वास्प का इंटरेक्शन अगर हम देखें तो फिग अंजीर को कहते हैं बेटा, ठीक। फिग अपने पॉलिनेशन के लिए वास्प की फीमेल पर डिपेंडेंट होता है। पहले मैं आपको दोनों के फायदे बता देता हूं। फिग का पॉलिनेशन करवा रहा है कौन? वास्प। मेनली वास्प की फीमेल।
बदले में वास्प को मिलता है ओवी पोजीशन साइट, बोले तो अंडे देने की जगह। सेकेंडली, इन वास्प के लार्वा के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन भी फिग प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। हेलो, एक तो अंडे देने की जगह प्रोवाइड कर रहा है और अपने डेवलपिंग सीड्स को लार्वा के न्यूट्रिशन के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। अरे बोलो यार, यहाँ पर क्या दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? मतलब एक निपटेगा तो दूसरा भी निपट सकता है। दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है? म्यूचुअलिज्म। कैसा बेटा? एनसीईआरटी ने इस पूरे इंटरेक्शन को समझाने के लिए एक ही लाइन में कह दिया है कि while searching for suitable oviposition site, the female wasp pollinates the fig inflorescence। क्या कहा है? while search, मैं जो बोल रहा हूं वो इमेजिन होना चाहिए। while searching for suitable oviposition site, एक सुटेबल अंडे देने की जगह खोजते हुए द फीमेल वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस, जो फीमेल वास्प है वो फिग का पॉलिनेशन कॉज कर देता है। अरे बोलो यार, अब जैसे ही ये लाइन आती है वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मन में अनसुलझे रह जाते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चंस है? सबसे पहला कि फीमेल वास्प एक्चुअल में तो अंडे देने की जगह खोज रही है, तो इसके पास पोलन ग्रेन्स आए कहां से? राइट? इसका आंसर कई बार लोग दे देते हैं कि जब वो पहले किसी फ्रूट में पोलन में ओवी पोजीशन कर रही थी तो वहां पर इसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन्स चिपक गए। जब ये दोबारा ओवी पोजीशन के लिए जा रही है तो इसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन्स हैं और इनको ट्रांसफर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि जब वो एक बार अंडे दे चुकी है तो काहे दोबारा देगी? क्योंकि इंसेक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है और रिप्रोडक्शन या ओविपोजिशन इज अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस जिसको ये ऑर्गेनिजम्स बहुत फ्रीक्वेंटली अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट? तीसरा क्वेश्चन और अनसुलझा रह जाता है कि भाई मेल किधर है? अरे कहाँ मर गया है, अभी रुक तो जा। ठीक, सो मेल किधर है? वो काहे घर की महिलाओं से काम करवा रहा है? ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग फिग और वास्प के बीच का इंटरेक्शन जो एनसीईआरटी ने एक लाइन में समझाया है उसमें तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्लियर करते हैं। अगर हम फिग की बात करें, ये फिग का फ्रूट भैया, और शायद आपको पता होगा कि फिग फ्रूट इज अ हाइपेंथोडियम साइकोनस फ्रूट। कैसा बेटा? साइकोनस फ्रूट, एक ही वॉल पर मल्टीपल फ्लावर्स लगे हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर एक माइन्यूट सी ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोल। क्या कहते हैं बेटा? ये जो ऑस्टियोल है, इस ऑस्टियोल से ही वास्प की एंट्री होती है। इसका मतलब ये जो माइन्यूट ओपनिंग है इसी वजह से फिग ने वास्प का सिलेक्शन किया है। राइट? अब बात आती है कि सर ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे? तो इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मूवी की तरह आपके मन में जो है एनिमेशन चलना चाहिए। सो हॉलीवुड मूवीज वगैरह में होता है कि मूवी बीच में से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो वो मूवी का सेंटर वाला पार्ट होता है, 1-1.5 घंटे के बाद उस मूवी को वहां जाकर मिला देते हैं। आजकल वेब सीरीज का जमाना है, पहला एपिसोड बीच में से शुरू करते हैं और तीसरे एपिसोड में पता लगता है कि 6 मंथ्स अर्ली हुआ था। अरे हाँ कि ना? राइट? वैसे ही हमारी भी जो कहानी है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से शुरू होगी, लेकिन मैं उसको एंड में ले जाकर कहीं ना कहीं जोड़ दूंगा। ठीक, आपने मक्खी मूवी देखी होगी, उस मक्खी मूवी के अंदर वो एक छोटी सी मक्खी को पूरे में फोकस में रखा गया है, बाकी सब ब्लर्ड है। ठीक, आप भी वैसे ही वास्प को इमेजिन कीजिएगा और उस वास्प के हेड, थोरेक्स और विंग्स पर, कहाँ कहाँ? हेड, थोरेक्स और विंग्स पर पोलन ग्रेन्स लगे हुए। क्या लगे हुए? एंड दिस फीमेल वास्प इज सर्चिंग अ सुटेबल ओविपोजिशन साइट, मतलब ये अंडे देने की जगह खोज रही है। राइट? अंडे देने की जगह खोजने के लिए ये इस फिग फ्रूट के ऑस्टियोल से एंटर करेगी। कहां से एंटर करेगी? ऑस्टियोल से। जब ये ऑस्टियोल से एंटर करती है तो ये ओपनिंग इतनी माइन्यूट है कि इट लूजेस इट्स विंग्स आउटसाइड। इट लूजेस इट्स विंग्स आउटसाइड। विंग्स जब बाहर रह गए हैं तो ये अंदर जाकर अपना ओविपोजिशन साइट सर्च करेगी, मतलब किसी फ्लावर की ओवरी में अपना ओविपोजिशन करेगी बेटा। जब ये ओविपोजिशन करने के लिए यहाँ किसी ओवरी को तलाश कर रही होती है, इट ट्रांसफर्स द पोलन ग्रेन्स। इट ट्रांसफर्स द पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब एनसीईआरटी की लाइन पूरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। While searching for a suitable oviposition site, the female wasp pollinates the fig inflorescence। अरे हुआ कि नहीं?
अब जब इसमें पॉलिनेशन कर दिया है, फिर ये ओवी पोजीशन कर रही है, ओवी पोजीशन करने के बाद क्या ये वहां से उड़कर जा सकती है? नहीं जा सकती। इसका मतलब ये वहीं पर मर जाती है और वहीं पर ही इसकी डेड बॉडी को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। मतलब इफ वी ईट सच फिग फ्रूट, उसमें हो सकता है कि हम किसी फीमेल वास्प की डेड बॉडी भी खाएं। और आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट, जब ये लार्वा डेवलप होते हैं तो इन लार्वा के डेवलपमेंट के लिए फिग अपने डेवलपिंग सीड्स एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट? जब लार्वा डेवलप होते हैं तो इनसे मेल और फीमेल दोनों बनते हैं, इनसे मेल और फीमेल दोनों बनते हैं। मेल्स आर विंगलेस, मेल्स आर, समझ में आ गया कि मेल ने पॉलिनेशन क्यों नहीं किया? अरे बोलो यार। फीमेल्स हैव विंग्स। जब मेल और फीमेल दोनों डेवलप होते हैं तो दोनों के बीच में कॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन होता है। जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तो फीमेल इज अगेन रेडी फॉर ओवी पोजीशन। अब जब ये ओवी पोजीशन के लिए रेडी है तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए अगर ये ऑस्टियोल से आएगी तो फिर से इसके विंग्स लॉस हो सकते हैं। इस वजह से यहीं पर फंक्शनिंग आती है मेल्स की। मेल्स की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है उनके हेड पर लगा हुआ एक हॉर्न। ये जो हॉर्न है, ये हॉर्न इस फिग की वॉल में या फिग फ्रूट की वॉल में एस्केप टनल्स डिग करता है। क्या डिग करता है? एस्केप टनल्स। और इन एस्केप टनल से बाहर निकलती है कौन? फीमेल की वास्प की फीमेल। अरे बोलो यार। जब ये यहाँ टनल से बाहर निकलने के लिए मूव कर रही होती है, इट इज शेडेड विद द पोलन ग्रेन्स, और इस दौरान इसके क्या लगे हुए हैं? बाहर निकल रही है। बाहर निकलकर कहाँ जा रही है? सर्चिंग फॉर अ ओवी पोजीशन साइट। इसका मतलब एक फीमेल वास्प दो फ्रूट में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करती है, जबकि मेल वास्प एक ही फ्रूट में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। यहां तक की कहानी क्लियर? तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट बेटा, अगला एग्जांपल, ऑर्किड्स एंड बीज और बम्बल बीज। अनराइपन्ड कंडीशन में जब फ्लावर्स, हाइपेंथोडियम की बात कर पूछ रहा है। हाँ, हाइपेंथोडियम है। एक ही वॉल पर मल्टीपल फ्लावर्स बने हुए हैं। लाइफ स्पैन तो कुछ दिनों का ही होता है इसका। मैं वही कह रहा हूं ना, फ्रूट की मैच्योरिटी में समय लगेगा। वास्प का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ दिनों का ही है, 1 वीक से 10 दिन के बीच का। उस बीच में ये मैच्योर होकर बाहर निकल जाती है। किसके? हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हर एक स्पीशीज को नहीं मिल रहा। हर एक स्पीशीज को नहीं मिल रहा। मोस्टली क्या मिल रहा है? पोलन नेक्टर। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड एग्जांपल्स है जिसमें ओविपोशन होगा ही है। हाँ हाँ। कहां पर? वहां पर पॉलिनेशन हो चुका और ये जो फ्रूट है ये राइपनिंग कंडीशन में है, राइट? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर जिसमें इसने अंडा दिया था उसके सीड तो उसके वो खा गए, लार्वा। उस ओवरी का क्या हुआ? वो ओवरी में सीड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये होना चाहिए क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। इट फॉर्म्स अ गॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक गिठान जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन उसमें सीड नहीं होते हैं क्योंकि उनसे न्यूट्रिशन ले चुका है कौन? लार्वा। है? बिल्कुल। या तो मेल यहीं रह जाता है या स्केप टनल से बाहर निकलकर बाहर नीचे गिरकर मर जाता है। हाँ होगा ना, क्योंकि सभी ओवरीज के अंदर थोड़ी वही पोषण हुआ है। ठीक। चलो भाई आ जाओ यार फटाफट से, 5 मिनट बचे। ऑर्किड्स एंड बीज और बम्बल बीज के बीच का इंटरेक्शन। चलिए, एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी अंग्रेजी में लाइनें लिखी हुई है, शुरू की 3-4। एनसीईआरटी कहती है, सुनो, orchids show a bewildering diversity of floral patterns in order to attract the right pollinator insect to ensure the guaranteed pollination by it. अरे समझ में आई बात?
एनसीईआरटी ने शुरुआती लाइनें जो है वो कुछ इस तरह से लिखी माहौल बनाने के लिए। एनसीईआरटी कह रही है कि ऑर्किड्स शो अ bewildering डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स। ऑर्किड्स में फ्लोरल पैटर्न्स की बहुत शानदार डाइवर्सिटी पाई जाती है। किस लिए? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। और ये भी क्यों कर रही है? टू एंश्योर द गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट। मेरी बात समझ में आई? इनके पॉलिनेटर कौन? बीज एंड बम्बल बीज। ऑर्किड्स के पॉलिनेशन में बीज और बम्बल बीज हेल्प कर रहे हैं, बदले में इनको पोलन और नेक्टर खाने को मिलता है और कुछ कंडीशंस में ओवी पोजीशन भी मिलता है। ठीक, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है, इसलिए यह इंटरेक्शन किस में रखा गया? म्यूचुअलिज्म। अरे बोलो भैया, मैं आपकी कुछ भ्रांतियां क्लियर कर देना चाहता हूं कि दुनिया का हर ऑर्किड सेक्सुअल डिसीड नहीं करता, राइट? एनसीईआरटी ने शुरुआत में केवल ऑर्किड्स और बीज एंड बम्बल बीज के बारे में बताया, इंटरेक्शन कैसा है? म्यूचुअलिज्म है। फिर उसके आगे उसने ट्विस्ट जनरेट किया है जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड। समझ में आई बात? इसका मतलब जो अभी मैंने ऊपर बोला है उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है। अरे बोलो यार, लेकिन दुनिया का हर ऑर्किड रिवॉर्ड ऑफर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब बात आती है कि भैया ऐसा ऑर्किड कौन है जो रिवॉर्ड नहीं देता? ऐसा ऑर्किड है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस। कौन है बेटा? मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस। और ये ऑफ्रिस अपने पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट होता है बी की एक स्पीशीज पर जिसको हम कॉल्पा बी के नाम से जानते हैं। कौन सा बी है बेटा? कॉल्पा बी। ठीक, अब ऑफ्रिस ऑर्किड और कॉल्पा बी के बीच का इंटरेक्शन क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हम ऑफ्रिस और कॉल्पा बी के बीच का इंटरेक्शन बताएं तो ऑफ्रिस ऑर्किड के फ्लावर की एक पेटल कलर साइज मार्किंग में किस किस्म बेटा? फीमेल बी से रिजेंबल करती है। किससे रिजेंबल करती है? कॉल्पा बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर विच इट परसीव्स एज अ फीमेल। जिसको ऐसा लगता है कि ये कौन है? फीमेल है। इट कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। मतलब ये जब फ्लावर के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, क्या ये कॉपुलेशन रियल फीमेल के साथ है? इसका मतलब इट इज सूडो कॉपुलेशन। क्या हो रहा है? हम कह सकते हैं कि इट सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट इज डस्टेड विद पोलन ग्रेन्स। जब ये उसके साथ सूडो कॉपुलेट कर रहा होता है, फ्लावर से इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि when this same bee pseudo copulates with another flower it pollinates the flower। जब ये सेम बी दूसरे फ्लावर के साथ सूडो कॉपुलेट करता है तो ये उस फ्लावर का क्या कर देता है? पॉलिनेशन। इसका मतलब है ऑफ्रिस का पॉलिनेशन हुआ भैया। अरे बोलिए, यहाँ पर ऑफ्रिस का तो पॉलिनेशन हो गया, लेकिन कॉल्पा बी को कोई फायदा कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ना तो इसने कुछ खाया और ना ही इसने ओवी पोजीशन किया। अरे बोलिए, इसका मतलब इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? कमेंसलिज्म। क्या होना चाहिए? लेकिन कहां पढ़ रहे हैं? म्यूचुअलिज्म में। अब म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं, इसको समझाने के लिए मार्केट में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। इसको इसलिए पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म में, ये कहा जाता है कि ऑफ्रिस का हुआ पॉलिनेशन और कॉल्पा बी को मिला सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। सही बात है ये, ठीक है, उसको मिला सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इट इज अ वाइटल एक्टिविटी। अरे बोलिए, क्योंकि ऑल सिम्बायोटिक स्पीशीज आर क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, और यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसा कोई क्रिटिकल लिंक नजर नहीं आता। और अगली बात, एक ही लाइन में मैं आपको कन्विंस भी कर सकता हूँ, नो अदर ऑर्गेनिज्म देन ह्यूमंस एंड डॉल्फिन्स अंडरस्टैंड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म केवल प्रोजेनी जनरेशन जानता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं जानता। अरे आ गई बात समझ में? तो पहली चीज तो ये हो गई है कि भैया ऐसा नहीं। किसी क्लासेस के बाद चलो सुनिएगा, 2 मिनट के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, अगली कहानी आपने सुनी होगी कि जो कॉल्पा बी के मेल्स होते हैं वो हाईली अग्रेसिव होते हैं। अगर ये हर बार फीमेल बी के साथ कॉपुलेट करेंगे तो इनका नंबर इतना इनॉर्मसली बढ़ जाएगा और ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस कॉज कर देंगे। इसलिए नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन, मतलब नेचर के पास इस छोटे से ऑर्गेनिज्म को धोखा देने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था।
कैरिंग कैपेसिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। हेलो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑफिस का फायदा हुआ, कोल्पा बी को मिला धोखा। क्या मिला? सेक्सुअल धोखा, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है सेक्सुअल डिसीव। तो फिर भाई यहाँ पर इसको हम म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं? इस एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि सभी ऑर्किड रिवॉर्ड ऑफर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। कौन है वो? ऑफरिस ऑर्किड। जब वो रिवॉर्ड नहीं दे रहा तो म्यूचुअलिज्म में काहे पढ़ रहे हैं? आंसर कौन देगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने आगे लिख दिया है, हेयर यू कैन सी हाउ कोइवोल्यूशन ऑपरेट्स। अरे ट्विस्ट उसने ही जनरेट किया है और अगली लाइन में उसने ही आंसर दे दिया है, काहे इतना घूम रहे हो? क्या लिखा हुआ है? Here you can see how co-evolution operate. कि during the course of evolution, due to any reason, if the color size marking of female bee changes, pollination success will be reduced. अगर बी का कलर साइज मार्किंग थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगा। अगर प्लांट को अपना पॉलिनेशन उसी रेट से करवाना है तो इसको उसके जैसा मिमिक करना पड़ेगा। कौन बोल रहा था? उसके जैसा मिमिक करना पड़ेगा, उसके जैसा दिखना पड़ेगा, तभी दोबारा से पॉलिनेशन हो पाएगा। इसका मतलब प्लांट के पार्ट पर कोई इवोल्यूशन मिल रहा है। और दुनिया में पॉजिटिव इंटरेक्शन में केवल एक ही इंटरेक्शन ऐसा है जहां कोई इवोल्यूशन होता है, दैट इज, केवल यही कारण है कि इसको हम कहां पढ़ रहे हैं? म्यूचुअलिज्म में। लेकिन ध्यान रखना, इट इज नॉट अ ट्रू म्यूचुअलिज्म। यह ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है। राइट? अगली चीज, अगले टर्न के लिए एक ट्विस्ट छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अगली मुलाकात हमारी होगी वेडनेसडे को। ठीक है? तो अगले टर्न के लिए एक ट्विस्ट छोड़कर जा रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या इंसेक्ट्स, एक मिनट, क्या इंसेक्ट्स का विजन इतना वेल डेवलप्ड होता है कि वो स्लाइड चेंज को भी पहचान सकता है? अरे हो सकता है क्या? इंसेक्ट्स का विजन, इंसेक्ट का विजन इतना डेवलप्ड होगा क्या कि वो स्लाइड चेंज को ऑब्जर्व कर सकता है? कौन सहमत है भैया? क्या उनका विजन इतना क्लियर होगा? स्लाइड चेंज को ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, इट इज नॉट ऑलवेज द अपीयरेंस। अट्रैक्शन के लिए ऑर्किड्स एक केमिकल रिलीज करते हैं और वो है एलोमोन्स। अगले टर्न पर जब मैं आऊंगा तो आपको याद दिलाना है कि सर एलोमोन्स के बारे में बताना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए भाई, आज के लिए इतना है।